अब देखो, अब लेने वाले हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करना है। टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। ये आप लोगों को पहले हो चुका है। इसको बोलते हैं अपन डीसी मोटर। ये करंट पास करेंगे तो वो रोटेट होगी, बस वही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेट्स, ये नॉर्थ पोल इधर और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 11th का पढ़ा है ना आप लोगों ने, बेसिक में है। ये रखा अपन ने कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स है पर अभी फिलहाल एक ही कॉइल बना रहे थे अपन। करंट की डायरेक्शन दे देते हैं ऐसे, यानी यहाँ से करंट जा रहा है, जैसे वापस आ रहा। नाम दे रहे हैं ए बी सी डी। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नंबर ऑफ लाइंस बनाने हैं, ऐसा बनाना चाहिए एक्चुअल में। तो ये ऐसे नंबर ऑफ लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पर इतने सारे बनाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक ही बना रहे हैं। ये है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे बनाना चाहिए पर अपन एक ही बना रहे हैं, नहीं तो मिक्सअप हो जाएंगे कॉइल और। तो कॉइल क्या है अपनी, ए बी सी डी, और इधर से इधर यानी नॉर्थ से साउथ है मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें से अपन ने पास किया है करंट। इधर से जाएगा और ये अपना एक्सिस है रोटेशन, जिसके राउंड वो कॉइल रोटेट हो। देखो समझ में आएगा, इतना देख लो बेटा। तो करंट कैरिंग लूप यानी जिसमें से करंट पास कर रहा है, सपोज करंट पास हो रहा आई, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा, करंट पास कर रहे हैं। अब देखो ये है मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के अंदर करंट कैरिंग वायर रखा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, इनकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग वायर रखा है। अब ये भी किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉइल मैग्नेट की तरह। अब भी अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि जब किसी वायर में से करंट पास करेंगे तो वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, मतलब वो भी मैग्नेट बन गया। अब ये मैग्नेट और ये मैग्नेट एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। सो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये बेटा है। सो कौन सी करंट कैरिंग वायर, ये वाली। ये करंट कैरिंग वायर जो है उस पे क्या एक्ट होगा, फोर्स। देखो ध्यान में डायग्राम में देखना, BC, ये BC और AD, इन पे फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं एक्ट होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला था ये, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। ये फॉर्मूला था, F इज इक्वल्स टू BIL साइन थीटा। अब ये लाइन और ये वायर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, पैरेलल मतलब साइन जीरो, साइन जीरो इज जीरो, ठीक है। तो उन दोनों पे नहीं, पर AB और CD इन पे फोर्स एक्ट होगा। ये वर्ड्स में लिखना है आप लोगों को, क्या एक्ट होगा, फोर्स। क्यों एक्ट होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। फिर से देखना, ये मैग्नेट है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड है बीच में दोनों के, उसमें अपन ने एक वायर रखा, कॉइल रख दिया रेक्टेंगुलर ABCD, उस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। बट जब अपन उसमें से करंट पास करेंगे, ये पास किया करंट, इधर से जाएगा और इधर से वापस आ जाएगा, तो जैसे ही अपन उसमें से करंट पास करेंगे वो भी क्या बन गया, मैग्नेट। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अब ये एक मैग्नेट और ये एक मैग्नेट, दोनों एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स। तो वही देख रहे हैं, फोर्स सिंगल वायर पे फॉर्मूला क्या है, BIL साइन थीटा। तो BC और AD पे फोर्स एक्ट नहीं होगा, रीजन बता दिया, बिकॉज दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। AB और CD, AB और CD, ये वाली और ये वाली, इन दोनों पे फोर्स एक्ट होगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें sin 90 ले लेंगे 1, वो बात करेंगे। ये देखो पहले इतना समझ में आएगा, ठीक है। L1 is the length and L2 is the breadth.
देख लो, ठीक है। तो ये है लेंथ L और ये ब्रेथ B। ध्यान रखो, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये पहली वायर से कुछ नंबर डाल देते एक बार के लिए, ये 1। तो साइड से देख रहे हैं, इसे एक बार बताइए। देखो अब ये कॉइल ऐसे दिखा है, ठीक है, यानी आपको पूरा व्यू दिख रहा, पर अब दिखाते समय ऐसे दिखा है, खाली इतना पार्ट दिखेगा। तो एक वायर ये है, ये वाली पूरी, और एक वायर ये है पूरी, ऐसे देखो। दिस इज फर्स्ट वायर, दिस इज सेकंड वायर, ये सेकंड वायर, ये फर्स्ट वायर, हॉरिजॉन्टल है ना, ये अपन साइड से देख रहे हैं उसको कॉइल। देखो समझना, डायग्राम मिक्स मत करना। फिर से देखो, यहां ऐसे दिखा है A B C D, ये वाली वायर और ये जो वायर है, ये इन पे फोर्स एक्ट करूंगा, इस पे और इस पे होगा, तो अपन ने वो डायग्राम ऐसे दिखा है। तो वायर इधर है और इधर है, ये वाली वायर, ये वाली वायर है, ये फ्रंट पॉइंट दिखाया है। तो ये थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो, फोर्स on this wire and this wire can be given by right hand rule। right hand rule याद करो, फर्स्ट फिंगर करंट, ठीक है, ये करंट है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। मिडल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये वाला फोर्स, ये अपवर्ड, ठीक है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड, और थंब उधर साइड डायरेक्शन में आ रहा, ऐसे लिखा है। तो ये पॉइंट लिख लेते लगे तो 1 लिखने की जगह ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। तो एक फोर्स आया इधर F1, समझो। अब इधर देखो, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इधर से आता है, ठीक है। करंट देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये रहा करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। राइट हैंड रूल ले रहे हैं, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे दोनों करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, थंब तुम लोग की तरफ है, पहले अपोजिट में था, थंब एक्ट हो रहा है, ठीक है, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करंट देखो, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब क्या इंडिकेट करेगा, फोर्स। तो अब तुम लोग की तरफ, यानी एक ही तरफ, दिस इज फोर्स F2 और F1 और F2 सेम रहेंगे, ये DIL sin थीटा, क्योंकि लेंथ सेम है, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ी याद रखो, और ये डिस्टेंस रहेगा L/2 और ये L2/2। देखो यहां से यहां तक L2/2, यहां से यहां तक L2/2, ये पूरी लेंथ L, तो वो यहां ले लेंगे L1 फोर्स। तो ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स सेम है, F1 is equals to F2 is equals to BI, ये लेंथ L1 into sin थीटा। ये देख लो, ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ध्यान रखना। तो अब ये मिटा है कि यहां से फिर डेरिवेशन लिखना शुरू करें। तो एक बार ये देख लो, फिर से देखो, राइट हैंड रूल, करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फर्स्ट फिंगर करंट, मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंड थंब फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे लिखा है। इधर देखो, करंट, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, और ये थंब फोर्स। तो देयर आर टू फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये क्या बना रहा, टॉर्क, इससे कॉइल क्या होंगी, रोटेट। तो उसी टॉर्क का इक्वेशन निकालना। तो याद रखो, BC और AD पे फोर्स एक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, उनके लिए साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। और ये वाली कॉइल और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पे फोर्स एक्ट होगा, कितना एक्ट होगा, BI/L1, इनकी लेंथ है L1 sin थीटा। और ये देखो, एक्सिस से ये डिस्टेंस है L2/2 और ये डिस्टेंस है L2/2। तो ये थोड़ा याद रखना, देख लो डायग्राम। तो ये मीटर है, L1 इज द लेंथ, और ब्रेथ ये है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, यहां से एक्सिस तक, यहां से एक्सिस तक। तो अब वो काम आएगा, देखते हैं। अब टॉर्क, ठीक है, ध्यान दो, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स F1 और उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये दूसरा फोर्स F2 और उसका एक्सिस से डिस्टेंस
L2/2। डायरेक्टली ले सकते थे, फोर्स सेम ही है और पूरा डिस्टेंस L2 ले सकते थे, पर टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है एक्सिस से पहला और एक्सिस से दूसरा। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, F1 और F2 सेम है तो ये हो जाएगा डायरेक्टली को F1 और F2 सेम है तो ट्वाइस आ जाएगा, L2 बाय सेम है सो ये हो गया ट्वाइस। ठीक है, सेम F1 F2 की जगह समझो F लिख लिया, L2 डिवाइडेड बाय 2 सो ट्वाइस। F की वैल्यू क्या है, BIL1 sin थीटा और ये L2/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल। अब L1 इंटू L2 लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये B वैसे लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया, पहले करंट लिख लेते हैं, करंट फिर लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एरिया और साथ में sin थीटा। So this is the equation for torque. BIA is the area into sin. तो याद देख लो, फिर इसको थोड़ा अरेंज कर। देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है अपना। तो फिर से बता रहा, देख लो एक बार, ये डायग्राम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये पहले डायग्राम ऐसी थी, ठीक है, अब ये पॉइंट दिखा रहा है टॉप व्यू पर, ये वाला देखो ऐसे, तो ये पॉइंट लिखा है बी, ये पॉइंट लिखा है सी, तो ऐसे दिखा रहा था भाई, अब ऐसे दिखा रहा है, तो ये और ये पॉइंट लिखा है बी और सी, इस पे फोर्स समझो बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस पे फॉरवर्ड राइट हैंड से, क्या कंप्राइज हो रहा है, टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये L/2 ये L/2 और ये L2 नाम दिया है तो L2/2 L2/2 वो लिखो, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखा तुम लोगों ने, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा NBIA sin थीटा। ठीक है, देख लो एक बार, दिस इज द इक्वेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ coil which is kept in uniform magnetic field। ये बात में है अपने को, फिर से बता रहा, पर अभी लिखना नहीं है, डिराइव करने के लिए आया तो इतना ही करना, पर ये पहले हो चुका है, फिर से एक बार बताएगा। ये समझ में आया, ये डायग्राम लिखा है, थोड़ा सा चेंज कर रहे, या कर रहे, समझ में आया ना, होगा नहीं, नोट डाउन किया, नोट्स है वैसे भी ध्यान रखो, इसके बाद मिल जाएंगी। ये देख लो, ये नोट डाउन करना, ये डायग्राम पर से लिखा है वो करना, ठीक है, तो इसको मिला है। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट याद है क्या, इसमें लिखा है 11th का आप लोगों ने पढ़ा है, मैग्नेट के लिए कैपिटल M से डिनोट किया था, स्मॉल m इनटू ट्वाइस l, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है P इज इक्वल्स टू Q इनटू ट्वाइस l, वैसे ही ये था, देखना उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ m और दोनों के बीच में का डिस्टेंस ट्वाइस है, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहां इसको डिनोट करेंगे सपोज म्यू से, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इसकी नॉर्थ पोल की है तो प्लस m, साउथ पोल की है तो माइनस m, ये लिया हुआ है आपने कैपिटल M से डिनोट किया, अभी म्यू से करेंगे, स्मॉल m इनटू ट्वाइस है, यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट एम्पियर मीटर और लेंथ का मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मतलब करंट, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, करंट एरिया, तो टॉर्क का फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं NIA, इसको लिखेंगे म्यू। अब इसका यूनिट और इसका यूनिट मैच करो, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं रहेगा, नंबर है, करंट का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ कॉइल, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है।
सो टॉर्क ये बन जाएगा एम बी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक वाले के साथ कंपेयर करो, उसका फॉर्मूला आया था पीई साइन थीटा, इसका आया है एमबी साइन थीटा। टॉर्क अपन ने इलेक्ट्रिक वाले के लिए निकाला था पीई साइन थीटा, पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो एम की जगह यहाँ पे उसमें एम लिखा था अपने 11th में जब पढ़ाया था, तो म्यू लिखेंगे, तो म्यू इनटू बी इनटू साइन थीटा। तो ये अभी फिलहाल याद रखो, बाद में आएगा फिर से। तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ऐसा कंसीडर करते हैं। मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, यहाँ कैपिटल एम लिया था पर अभी म्यू से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एम इनटू ट्वाइस एम, पोल स्ट्रेंथ किसी भी एक पोल की इनटू डायपोल लेंथ, यूनिट था एम्पियर मीटर से। तो यहाँ से NIA अलग कर लिया, NIA नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं है, करंट का यूनिट है क्या है एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, आ गया वो यूनिट। तो ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ कॉइल। तो ये फॉर्मूला आ गया म्यू बी साइन थीटा। जैसे टॉर्क का इक्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था अभी, इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर हुआ है उसमें पीई साइन थीटा, ये है म्यू बी साइन थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा साइन। तो ये थोड़ा सा तो ये मिटा देते हैं। 11th का आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा इमेजिन करना ही पड़ेगा और इमेजिन ही करना पड़ेगा, किसी ने भी खोला नहीं होगा, ठीक है, फिर भी देख लेगा। तो ये याद रखो, इसको ऐसे भी और ये देख लो, फिर आगे चलते हैं। इसी का यूज अब नेक्स्ट इसमें करेंगे। देखो टॉर्क क्या पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। आप इसमें से जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, टॉर्क, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे टू मेजर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। एनालॉग एमीटर, एनालॉग वोल्टमीटर। एनालॉग मतलब जिसमें कांटा रहता है, डिफ्लेक्शन बताएगा कांटा। तो कॉइल रोटेट होंगी तो उसके साथ कांटा भी रोटेट होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, यही कॉन्सेप्ट। अब देखो अपन जब एमीटर यूज करते हैं, पहले डिफ्लेक्शन रहता है 0, आप करंट पास करते हैं तो वो बता रहा सपोज 5 एम्पीयर, तो कॉइल में से करंट पास करेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगी, टॉर्क एक्ट होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप एनालॉग एमीटर और एनालॉग वोल्टमीटर के लिए। तो उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी बना सकते हैं और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर भी बना सकते हैं, वो बाद में आएगा अपने को वापस, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में है, अपन ने जो पार्ट किया था उसके बाद छूटा हुआ है, तो वो अपन कंटिन्यू कर लेंगे ये होने के बाद, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होने के बाद। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसी अरेंजमेंट रहेगी, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क। तो टॉर्क पर से आप करंट गिन पाएंगे, ठीक है। तो वो गिनने की कोशिश करेंगे अभी, तो समझो। पहले अपन कैलिब्रेट कर रहे हैं, अपन ने 5 एम्पीयर करंट डाला इसमें से, उसने डिफ्लेक्शन यहां तक बताया, तो अपन इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 4 और यहां आ गया 5। तो इसकी फुल स्केल हो गई 5, ठीक है। अब करंट अगर 1/5 कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी, टॉर्क भी 1/5, तो कांटा अपने आप यहां आएगा और अपने को बता देगा कि 1 एम्पीयर। अगर अपन करंट हाफ कर दे तो डिफ्लेक्शन भी हाफ हो जाएगा, कांटा बराबर 2.5 पे आके रुकेगा। तो यही लॉजिक लगाना है अपने को कि जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा क्या एक्ट होगा, टॉर्क, और उसी टॉर्क से अपन क्या गिनने वाले हैं, करंट या वोल्टेज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाएंगे पहले, यही कॉन्सेप्ट है करंट के कॉन्सेप्ट से। तो उसको आप बाद में एज ए एमीटर भी यूज कर सकते हैं, एज ए वोल्टमीटर भी यूज कर सकते हैं, वो कन्वर्शन अपन बाद में देखेंगे। ये देख लो एक बार पहले, समझ में आया ये, ठीक है। तो अब आगे चल रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। ये टॉर्क का एक बार वापस से देखो, फिर आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंटिन्यू करो। अब देखो, अब लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा समझो ये आत्मा है एमीटर की और वोल्टमीटर की, इसी का यूज करके आप
एमीटर बना सकते हैं थोड़ा चेंज करके, और इसी में थोड़ा चेंज करके आप वोल्ट मीटर बना सकते हैं। वो चेंज क्या है वो अपन बाद में देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। पर ये चैप्टर हो जाने के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी तो अपना हुआ है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन आया है वो यही है, इसमें होना चाहिए था पर उन्होंने उसमें डाल दिया है, तो ठीक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया उसमें। तो पहले ये लेंगे मूविंग कॉइल कैलोमीटर, और फिर बाद में समझाऊंगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ पार्ट ले लेंगे, उसमें एक्सप्लेन करूंगा कि इसको कैसे एमीटर में और कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिवाइस है, ये आपका है। फिर इसी को अपन या तो एमीटर में अंदर डालेंगे या अपन वोल्टमीटर में डालेंगे, यानी इसको ही एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसको ही वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखा ठीक है, इसमें है कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल जैसे अभी बनाया है, उसको सस्पेंड किया है यहाँ पे, यहाँ मिरर है, उसका एक्सप्लेनेशन अपने को नहीं है फिर भी मैं बता दूंगा। और ये कॉइल, इनको रखेंगे मैग्नेट के बीच में, ये नॉर्थ ये साउथ। अरे अभी जैसे बनाया था सेम वही डायग्राम, ठीक है, एक ही टर्न बनाया उसको लटका दिया। पाइवोट तो करना पड़ेगा ना जिसके राउंड वो रोटेट हो सके, नहीं तो क्या हवा में छोड़ देंगे क्या, एक्सिस तो देना पड़ेगा। तो ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। ये मिरर लगा दिया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अब ध्यान से देखना, थोड़ा माइन्यूट चेंज कर रहे हैं, ये मैग्नेट नॉर्थ ये मैग्नेट साउथ और ये अपनी कॉइल। तो कॉइल का खाली टिप दिखा रहे हैं, फिर से बता देते एक बार, देखो ध्यान देना, यहां कॉइल ऐसे दिखाई है बट ऐसे रखना है उसको, क्योंकि अगर यहां ऐसे दिखाऊंगा तो रेक्टेंगल बता पाऊंगा क्या, नहीं। तो ये कॉइल ऐसी है पर यहां ऐसे दिखाई है, ये पॉइंट दिखा है सिर्फ, ये पूरा नहीं दिखाते हुए ये दिखा है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था अभी जो बनाया था, एन बी आर ए साइन थीटा, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक है, कैसे प्रॉब्लमेटिक है वो बता दो। अभी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ठीक है, बाकी भी मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अभी कॉइल ऐसी है, एंगल कितना है 0, जैसे ही कॉइल रोटेट होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या चेंज हो गया, एंगल। अगर एंगल चेंज हो गया तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, चेंज। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी वेरी वेरी एक्यूरेट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एंगल बदल गया तो टॉर्क भी बदल जाएगा। ये सब चीजें तो नहीं चेंज हो रही ना, नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के उतने ही है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, करंट जो पास किया है वो फिलहाल कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। बदल क्या रहा है, साइन थीटा। अगर साइन थीटा भी चेंज हुआ तो क्या बदल जाएगा, टॉर्क। प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। जितना एग्जैक्ट टॉर्क एक्ट होना चाहिए उतना टॉर्क एक्ट नहीं होगा, तो अपने को डिफ्लेक्शन बराबर नहीं मिलेगा और अपन एक्यूरेट करंट नहीं गिन पाएंगे। इसीलिए ये साइन थीटा हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां रखेंगे आयरन कोर। अभी मैं सर्कल में बना रहा, तो आप लोग देखो कैसे आएंगे उसमें पूरा सॉलिड बताया टेक्स्ट में। ये आयरन का कोर रखिए, आयरन कोर रखने से क्या फायदा होगा देखिए। अभी यह हटा देना है, एक बार फिर से समझा देते। आयरन कोर रखने के बाद क्या होगा, गोल है समझो आयरन कोर, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले मैग्नेटिक फील्ड कैसे थे, ऐसे। अब आयरन कोर रखने से क्या होगा, आयरन कोर मैग्नेटिक सब्सटेंस है, आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंस है अपने को पता है। तो टॉप व्यू दिखा रहा है, अगर इसका टॉप व्यू दिखा रहा है यहां से तो इसका भी टॉप व्यू गोल ही दिखेगा, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसके अंदर से पास होंगे ऐसे, जो पहले ऐसे थे, देखो ये ऐसे थे, अब वो ऐसे हो गए, मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर से पास होंगे। अब चाहे कॉइल ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इट विल ऑलवेज रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है ये लॉजिक, इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल क्यों बोलते हैं, अलोंग द रेडियस है इसीलिए। देखो समझ में आया। और ये जो मैग्नेट है इनको सिलेंडर बना देते हैं थोड़ा सा, तो सीधे मैग्नेट लेने की जगह सिलेंड्रिकल मैग्नेट लो, और यानी कर्व बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे। तो इतना डिटेल में जाना नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा, ध्यान देना। तो अब कैसे हो रहा था, पहले जैसे ही देखो, फिर से ध्यान देना, जैसे ही कॉइल रोटेट होगी इधर या इधर, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल चेंज हो रहा था। पर अब कॉइल चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे ऐसे रोटेट हो, इधर भी रोटेट होंगी तो इट विल रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन गई है, रेडियल।
ये थोड़ा सा याद रखना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसको हटाया, मैग्नेट को थोड़े सिलेंडर बना दिया ऐसे उनके पोल, और बीच में क्या रख दिया, आयरन को। इससे क्या प्रोड्यूस हुई, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इससे ये फायदा हुआ कि अब टॉर्क का इक्वेशन आप लिख सकते हैं NBA sin थीटा हट गया, यानी अब थ्रू आउट टॉर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट रखना था, क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो ये और ये नॉर्मल, वायर को नॉर्मल 90 डिग्री, sin 90 इज 1, तो कॉइल विल ऑलवेज रिमेन, इधर जाओ या इधर जाओ, ठीक है ना, यानी कॉइल या ऐसे रहो या ऐसे रहो या ऐसे रहो, इधर भी रहो तो इट विल ऑलवेज रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाली पैरेलल रहेंगी हमेशा, मतलब ये हमेशा कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर। तो sin 90 1 हट गया। देखिए ये फायदा हुआ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का। और ये मिरर इसलिए लगाया है अपने हेडलाइट के जैसा, उसके सामने एक छोटा सा लैंप रखेंगे, अगर कॉइल इधर गई, जैसे हैंडल इधर किया तो हेडलाइट का उजाला इधर जाएगा, हैंडल इधर किया तो हेडलाइट का उजाला इधर जाएगा। तो ये मिरर रीडिंग के काम आएगा, पर उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, तो सिर्फ तुम लोग ध्यान रखना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया है यहाँ पे समझ में आया, ये आयरन कोर और ये अपनी कॉइल, वही कॉइल नाम दे देते हैं ABCD, L इज द लेंथ, और ब्रेथ लिखने के कोई काम नहीं है, फॉर्मूला बन चुका है। और नीचे लगाएंगे स्प्रिंग। देखो ये हो गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की दोनों डायग्राम कंप्लीट, देख लो। तो समझ में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वैसे प्रोड्यूस किया है, मैग्नेट को थोड़ा सिलेंड्रिकल बना दिया सर्कल के जैसा, ठीक है, और उसमें आयरन कोर रखा है बीच में। तो जो लाइन पहले स्ट्रेट थे अब इस कोर के थ्रू पास होंगे, तो अब कॉइल चाहे ऐसे रहो या ऐसे रहो या ऐसे रोटेट हो, इट विल ऑलवेज रिमेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला फिक्स, टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू NBA sin थीटा, नहीं लेना है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, b क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट, A क्या है, एरिया ऑफ दैट कॉइल, ठीक है। अब मिरर का अरेंजमेंट है, हैंडल स्ट्रेट है, इधर डिफ्लेक्ट होगा या इधर डिफ्लेक्ट होगा, हैंडल जिधर घुमाएंगे इसके सामने एक छोटा सा बल्ब रख देंगे, जैसे हेडलाइट में रहता है वैसे, इधर घुमाएंगे तो लाइट इधर जाएगा, इधर घुमाएंगे तो लाइट इधर जाएगा। तो अपन यहाँ इनिशियली 0 मार्क करेंगे, जिधर वो लाइट जाएंगे इधर या इधर तो डिफ्लेक्शन गिन लेंगे, और डिफ्लेक्शन से क्या मिल जाएगा, करंट, ये अपना हेडलाइट के जैसे, ठीक है। तो ये कॉन्केव रिफ्लेक्टर यानी मिरर, और ये बल्ब सामने, इधर अगर हेडलाइट गई तो उजाला इधर जाएगा, इधर अगर हेडलाइट गई तो उजाला इधर जाएगा, तो वो डिफ्लेक्शन गिनने के लिए नहीं है इतना डिटेल में, पर फिर भी याद रखना बता दिया, ठीक है। अब इलास्टिक बॉडी पे हो चुका है, इलास्टिक बॉडी, जब आप किसी इलास्टिक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर क्या डेवलप होता, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, क्या डेवलप होता, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, आरएफ लिखा है शॉर्ट में, जगह नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो नीचे क्या है, स्प्रिंग, ये वाला। अब स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करेंगे तो क्या लगा रहे हैं, फोर्स, पर अभी तुम स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट, जैसे कॉइल रोटेट होगी स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा मतलब तुम उस पे क्या लगा रहे हैं, टॉर्क, तो उसके अंदर क्या डेवलप होगा, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, जैसे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स वैसे इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क। जो इस कॉइल को जब करंट बंद कर देंगे, इधर डिफ्लेक्शन हुआ तो वो टॉर्क कॉइल को वापस अपनी जगह पर लेकर आएगा। तो देखो स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया, इलास्टिक बॉडी का याद करो, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया तो क्या लगाते हैं, फोर्स, तो उसके अंदर डेवलप होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप स्प्रिंग को छोड़ देंगे, ये स्प्रिंग है, इसको इधर और इधर स्ट्रेच करो तो इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में क्या डेवलप होंगे, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स,
जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आएंगे वापस। पर यहां पे तुम लोग कॉइल रोटेट कर रही है तो तुम्हारा स्प्रिंग भी क्या हुआ, रोटेट हुआ। अब स्प्रिंग रोटेट हुआ, एग्जांपल बता दे, ये समझो वो स्प्रिंग है, ठीक है। अभी देखो कैसा है, सीधा है। अब कॉइल रोटेट हुई तो साथ में स्प्रिंग भी रोटेट हुआ, तो देखो ट्विस्ट हो गया। पहले सीधा था, अब ऐसे हुआ, ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया। तो ट्विस्ट हो गया तो उसमें क्या है, थोड़ा टॉर्क। तो अब अंदर डेवलप होगा इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। फोर्स क्या लिखते हैं अपन, F = kx। k था स्प्रिंग कांस्टेंट है उसमें देखना, और x मतलब डिस्प्लेसमेंट। पर यहां क्या है, ट्विस्ट में क्या चेंज होगा, एंगल, ठीक है। देखो पहले डिफ्लेक्शन 0 पे है, अब कॉइल डिफ्लेक्ट हुई, इधर आया, क्या चेंज हुआ, एंगल। तो देखो फोर्स की जगह लिखेंगे टॉर्क, k की जगह कांस्टेंट k रखेंगे, स्प्रिंग का कांस्टेंट बोलो या रिस्टोरिंग कांस्टेंट बोलेंगे अभी उसको, और x की जगह यहां पे आ जाएगा थीटा, रोटेशनल का। फोर्स की जगह टॉर्क लिखा है तो x की जगह थीटा। ये हुआ है इलास्टिक कोऑर्डिनेट, ये रिस्टोरिंग फोर्स, k स्प्रिंग कांस्टेंट और x डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेस करेंगे वो F = kx। तो यहां F की जगह लिखा है टॉर्क, k की जगह k और ये x की जगह थीटा। तो देखो कॉइल रोटेट हुई, स्प्रिंग ट्विस्ट हो गया, कॉइल रोटेट हुई, स्प्रिंग ट्विस्ट हो गया। कब तक वो कॉइल रोटेट हो पाएंगी, जब तक इसका टॉर्क और इसका टॉर्क सेम नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे ट्विस्ट करते जाएंगे टॉर्क बढ़ते जाएंगे, दोनों टॉर्क क्या रहेंगे, सेम। जैसे ही आप करंट ऑफ करेंगे ये टॉर्क 0 हो जाएगा, ये टॉर्क उस कॉइल को रोटेशन से वापस अपने ओरिजिनल जगह पर लेके आएंगे। इन दोनों टॉर्क को इक्वल लिखना है, ध्यान। इजी है, डेरिवेशन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ कांसेप्ट समझना। देखो ये समझ में आया ना, स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया है तो स्ट्रेच करने के लिए क्या लगाते हैं, फोर्स, ये वाला फॉर्मूला, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। बट कपड़ा गंदा मत देखो, बोर्ड का है वो। अब ऐसा है स्प्रिंग और उसको घुमाया है उधर, तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, ये देखो ये स्प्रिंग है। जैसे ही वो कॉइल रोटेट होगी, स्प्रिंग भी अपना रोटेट हुआ, ट्विस्ट हो गया, देखो ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो गया। तो इसमें क्या डेवलप हुआ, टॉर्क, इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क। ये टॉर्क और ये टॉर्क क्या रहेंगे, सेम। जैसे एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहते हैं, सेम, वैसे ये टॉर्क और ये टॉर्क भी सेम रहेगा। जब आप एक्सटर्नल टॉर्क हटा देंगे तो ये टॉर्क कॉइल को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा। तो ये है अप्लाइड फोर्स, ये है रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप अप्लाइड फोर्स हटा देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को ओरिजिनल शेप और साइज में लेके आएंगे। सेम कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। तो ये फोर्स और ये फोर्स क्या रहेंगे, सेम, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये फोर्स और ये फोर्स सेम। उसी तरह ये टॉर्क और ये टॉर्क सेम है। ये मैं अप्लाई कर रहा करंट के थ्रू और ये स्प्रिंग में डेवलप हो रहा ट्विस्ट की वजह से। जैसे ही आप ये टॉर्क हटाएंगे, ये वाला टॉर्क स्प्रिंग को ओरिजिनल शेप और साइज में लेकर आएगा। देखो ये समझो। तो K की वैल्यू स्प्रिंग पे डिपेंड करेंगे। स्प्रिंग कड़क है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग सॉफ्ट है तो कम फोर्स में भी काम हो जाएगा। इतना देखो क्यों लिखते हैं आप, इक्वेशन कुछ नहीं है, ये और ये लिखना है बस। अब दोनों को इक्वेट करना है, हो गया। देख लो यार एक बार, ठीक है। दोनों को इक्वेट करते खाली आप, तो कहां इक्वेट करते हैं, इसको मिटा देते हैं डायग्राम में, ठीक है। देख लो एक बार, फिर डायग्राम मिटा दे। समझ में आया, कॉइल रोटेट होगी, ये स्प्रिंग ट्विस्ट होगा, ट्विस्ट होगा तो उसपे क्या एक्ट हो रहा है, टॉर्क। तो उसके अंदर डेवलप होगा इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेम रहते हैं, वैसे ये एक्सटर्नल टॉर्क और ये इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क, ये दोनों में क्या रहेंगे, सेम। आप एक्सटर्नल टॉर्क हटाएंगे तो ये वो टॉर्क है जो स्प्रिंग को या इस कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाएगा, ठीक है। देखिए दोनों को इक्वल लिखना है बस। अच्छा, टेक्स्ट बुक में ये थीटा की जगह फाई लिया है, एंगल ये और फाई से डिनोट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को इक्वेट करो, एन बी आई ए
इज इक्वल्स टू k इंटू 5. सो I इज इक्वल्स टू बाकी सब उधर k अपॉन n b a ये सब कांस्टेंट है इंटू 5, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इज इक्वल्स टू ये इधर n b a अपॉन k और इंटू ये. तो दोनों में से कुछ भी लिखा तो चल, दोनों में एक ही चीज पता चलती है, ये कांस्टेंट है तो वी कैन राइट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5. यही कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन. तो आप डिफ्लेक्शन मेजर करेंगे तो आप क्या मेजर कर पाएंगे? करंट. तो वही लॉजिक देखो 5 नहीं रखो, k को इधर डिवाइड कर दो, ये रहा NBA अपॉन k, या फिर I नहीं रखो NBA को इधर कर दो, k अपॉन NBA और ये. तो दोनों भी केस में वही है, 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5, एक ही. तो जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगी. तो वो डिफ्लेक्शन अगर अपन गिन पाए तो उसके अंदर कितना करंट पास किया वो भी अपन गिन पाए. ठीक है, देखिए. So this is moving coil galvanometer. Galvanometer is a basic device that can sense the current. वो करंट को सेंस कर सकता, करंट ही गिन रहे ना, करंट को सेंस कर सकता. It is a device. अच्छा, fill in the blank में आया कि dash is the device that can sense the current, और उसमें एमीटर भी है और गैल्वेनोमीटर भी है. तो गैल्वेनोमीटर चूज करना, एमीटर नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो डिवाइस दैट कैन सेंस द करंट इज गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर सेंस कर सकता करंट, इट इज अ डिवाइस दैट कैन सेंस द करंट. फिर उसको अपन एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फिल इन द ब्लैंक में याद रखना, डैश इज द डिवाइस दैट कैन सेंस द करंट. एमीटर नहीं लिखना, क्या लिखना? गैल्वेनोमीटर. देख लो, ये टॉर्क का इक्वेशन पहले ही डिराइव किया था, ये इलास्टिसिटी पर से F इज इक्वल्स टू kx की जगह ऐसे लिखना है, F इज इक्वल्स टू kx. ये ऑसिलेशन में भी लिया है ये इक्वेशन. ऑसिलेशन का जो पहला इक्वेशन था डिफरेंशियल इक्वेशन वो यहीं से लिया था, F इज इक्वल्स टू माइनस kx. यहीं से शुरू किया था, F इज इक्वल्स टू माइनस kx, शुरुआत यहीं से की. तो F की जगह लिखा है टॉर्क, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो थीटा लिख सकते हैं, फाई लिखा है, ये कांस्टेंट वैसे रखो. सिर्फ दोनों को इक्वेट करो तो इंटरनल रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही रहेगा जितना एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे विद इन इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गया तो खराब हो जाएगा. तो ये दोनों इक्वेट कर रहा है, बस फाइनल आंसर लिखते हैं. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख लो. अब देखो, अब लेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ठीक है, वो आया अभी तो बताया था टॉर्क के टाइम. ठीक है, 11th में जब लिया था तो ऐसे बार मैग्नेट बनाया था, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. इसकी पोल स्ट्रेंथ है प्लस है, इसकी पोल स्ट्रेंथ माइनस है. इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है ट्वाइस m. सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस मैग्नेट के लिए लिखा था स्मॉल m इंटू ट्वाइस m. स्मॉल m का यूनिट एम्पियर मीटर और लेंथ है 2 तक, ट्वाइस लेंथ है, लेंथ ही है. सो मीटर आएगा तो मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर. उसी तरह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखते हैं किसके लिए? कॉइल के लिए. म्यू से डिनोट करेंगे, वहां अपन ने कैपिटल M से डिनोट किया था, ये म्यू से कर रहे हैं. NIA कैसे आया वो बताइएगा. नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका है? बार मैग्नेट का, और यूनिट देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका है? कॉइल का, यूनिट देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का याद रखो फॉर्मूला. अब टॉर्क का भी लिख लेते उसी के साथ. टॉर्क का क्या था? अभी लिखा था NBRA sin थीटा. NIA की जगह लिखेंगे म्यू बी sin थीटा. तो ये टॉर्क का इक्वेशन वहीं पे लिखा था अपन ने, पर टेक्स्ट बुक में अलग से दिया, इसे अलग से बता दिया.
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क विल बी इक्वल टू म्यू क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा। इसको इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। इसके पहले वाले चैप्टर में निकाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायग्राम वगैरह लेके पूरा अच्छे से डिराइव किया है ये वाला। तो ये डायरेक्ट लिखा है टॉर्क, यहीं पे डाल दिया, टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया है ये इसमें चेंजेस करना। तो देखो पी ई साइन थीटा म्यू बी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, साइन थीटा साइन थीटा, तो सेम है। तो टॉर्क को आप ऐसा लिखा है, ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, वो पहले ही बता दिया था, तो ये अलग से दिया है ये। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करके लिखना है, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला डिराइव किया था पीई इन ब्रैकेट cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, ये डिराइव किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देखना है डिराइव किया हुआ। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनिशियल एंगल, फाइनल एंगल, cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। इफ इनिशियल एंगल इज 90 डिग्री तो उसको नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी, U इज इक्वल टू, ये हो गया cos sin के 0, ये माइनस सामने, माइनस PE cos थीटा। तो ये इक्वेशन ही आ गई। देख लो एक बार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नोट्स है आपके पास, टेक्स्ट बुक भी है 11th की भी और 12th की भी, तो उसमें देख लो एक बार। फिर मैग्नेट के लिए लिखते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कॉइल के लिए, कॉइल के पढ़ रहे कॉइल के लिए, ध्यान देना। ये देख लो एक बार, ये फॉर्मूला डिराइव किया था, इनिशियल एंगल 90 डालेंगे तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, माइनस P की जगह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट न्यू, E की जगह मैग्नेटिक फील्ड का B, और ये cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके साथ कंपेयर करके ही लिखना है, तो ये दो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये याद रखो, इसके ऊपर से ये लिखना है। देख लो एक बार, ये म्यू बी cos थीटा, देखो फिर मिटा दे। ये देखो सबसे मेन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये इसको डिराइव किया है अपन ने इंटीग्रेशन का यूज करके। देखो ये देखो पहले, तो u इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, इनिशियल एंगल 90 है, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। बेटा फिर से बता रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये P इंटू E है। हाँ, P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये एंगल cos थीटा। वैसे यहाँ लिखा है म्यू बी cos थीटा, नहीं तो वही पोटेंशियल एनर्जी समझो। तो ये डेरिवेशन देखो पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये डिराइव किया था, उसके बाद ये स्पेशल केस में लिखा हुआ, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन यहाँ यूज कर सेम वैसे लिखा है। P की जगह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, cos थीटा वैसे देख लो एक बार। क्या cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट म्यू डॉट b ऐसा लिख सकते, ये इस पे बात आते ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर क्वांटिटी रहता, देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। तो इसमें भी दो स्पेशल केस ले लेते, फिर आगे नया टॉपिक शुरू होगा बायट्स व्हाट लॉ, तो वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मिटाना भी इसके कंपैरिजन में ही वो लिखना है,
वो 2 स्पेशल केस लिखने हैं तो वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो, ये देखो डिराइव किया हुआ है, कहाँ लिखा है देखना, ये डिराइव किया है, उसमें ये स्पेशल केस भी है, उसी पर से वो आंसर लिखा है, ठीक है। तो इसको हटा रहे एक बार। ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके लिए कॉइल के लिए। अब देखो स्पेशल केस फर्स्ट, ये जो थीटा है इट इज एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में डायरेक्शन भी बताया था, साउथ टू नॉर्थ, कैपिटल एम की डायरेक्शन। कॉइल में भी वैसे ही रहेगा, कॉइल का एक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, एक पोल साउथ, तो ये साउथ टू नॉर्थ कैपिटल एम, तो म्यू की डायरेक्शन वैसे ही रहेगी, ठीक है। ये लिया अपन, तो वेक्टर क्वांटिटी याद रखना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू इज अ वेक्टर क्वांटिटी, थीटा इन दोनों के बीच में का एंगल है। तो मान लो फर्स्ट केस म्यू और बी दोनों पैरेलल है, थीटा की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस म्यू बी, ये माइनस cos 0 इज 1, ये आ गया। सेकेंड केस, मान लो थीटा इज 180 डिग्री, म्यू ये डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, सो u विल बी माइनस म्यू इंटू बी, cos 180 इट इज माइनस 1, सो इट इज प्लस म्यू इंटू बी। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है मिनिमम और ये पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम। तो ये दो केसेस याद रखो, मिनिमम एंड मैक्सिमम। और 90 डिग्री रहा तो 0 रहेगा, तो लिख नहीं रहे उसको, cos 90 0, यानी ऐसी केस रही, ये म्यू और ये मैग्नेटिक फील्ड, सो एनर्जी विल बी, पर ये नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम ही आता है। तो यहाँ पे अपना समझो एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद बायर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, वायर में से जब करंट पास करेंगे तो आजू बाजू में क्या डेवलप होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी डेवलप होती है वो निकालना है। अभी तक अपन क्या बोल रहे थे, मैग्नेट है उसके बीच में करंट कैरिंग वायर रखेंगे तो उस पर क्या एक्ट होगा, फोर्स, या चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा तो उस पर क्या एक्ट होगा, फोर्स। क्यों फोर्स एक्ट होता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक अपन ने इतना ही बोला है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, करंट कैरिंग वायर एंड चार्ज इन मोशन, तो उस पे कितना फोर्स एक्ट होगा अभी तक वो निकाल रहे थे। अब अपन ये निकालने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते सही है, इसीलिए उन पे फोर्स एक्ट हो रहा दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव होगा या करंट कैरिंग वायर रखेंगे तो उस पे फोर्स एक्ट होगा। कितना फोर्स एक्ट होगा अभी तक अपन ने देख लिया, बट वो खुद कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो अभी तक अपन ने देखा ही नहीं। तो अब वो नेक्स्ट पार्ट में है, तो ये नेक्स्ट पार्ट में अपन करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही वो लेने वाले। करंट कैरिंग वायर के आजू बाजू में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती वो लेने वाले हैं। तो अभी तक वो नहीं लिया था, अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू।